हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे थे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके एप्लीकेशन देख रहे थे। तो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के बेसिस के ऊपर हम उसकी स्टडी करें तो उसको बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस थे, कुछ लिमिटेशंस भी थे, लेकिन हम लिमिटेशन लास्ट में देखेंगे, पहले उसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था कि कोई एक सिस्टम है अपने पास, कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम में मेजर हुआ है, उसको दूसरी सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल CGS टू MKS, MKS टू CGS, तो वो कन्वर्जेशन जो था वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वो हमने देखा। तो स्टूडेंट, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? तो सेकंड एप्लीकेशन ये है कि कोई हमारे पास फिजिकल रिलेशन हो या तो कोई इक्वेशन हो, वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, वो हमें दिखाना हो तो हम इस सेकंड एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। और स्टूडेंट, थर्ड एप्लीकेशन है कोई फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन है, उसको हमें एक्सप्रेशन देना हो, कोई इक्वेशन बनाना हो, ओके, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो कोई फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो हमें चेक करना हो तो इस एप्लीकेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन किसके ऊपर बेसिस है? तो ये एप्लीकेशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। जो हमने लास्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो कि ओनली वही फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ओके स्टूडेंट, सेम डायमेंशन वाले ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको ही हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस के ऊपर ये सेकंड एप्लीकेशन है, मतलब उसके ऊपर ही ये डिपेंडेड है। ओके स्टूडेंट, फिर एप्लीकेशन में क्या था, तो कि देखो कि कोई इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब उसके साइड LHS साइड के डायमेंशन किसके इक्वल होंगे, RHS साइड के जो भी डायमेंशन है उसके साथ इक्वल होंगे, तभी हमारा जो फॉर्मूला होगा या तो इक्वेशन होगा वो राइट होगा। ओके स्टूडेंट, अभी हम बोले कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल को जो सेटिस्फाई करे इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, राइट इक्वेशन नहीं बोल सकते। जो हम ऐसा बोले कि कोई इक्वेशन है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली रॉन्ग है। लेकिन वो सेटिस्फाई करे तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो करेक्ट है। ओके, वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो करेक्ट ही हो। ओके, इसके हम लिमिटेशन के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है रॉन्ग है, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन इक्वेशन है, शायद एग्जाम्पल में ही गिवन है, वो एग्जाम्पल में गिवन है, हमें वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पे मैं नंबर 1 दे रहा हूँ कि वो क्या था, तो कि एक फॉर्मूला था ½ mv² = mgh। ओके, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, हमें वो चेक करना है। तो रूल्स क्या है, तो कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना चाहिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो LHS साइड के डायमेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होगा, तभी वो डायमेंशनली क्या होगा, वैलिड होगा या करेक्ट होगा। तो मुझे इसमें चेक करना हो तो पहले मैं क्या करूँगा, चलो पहले मैं LHS साइड को ले रहा हूँ। LHS साइड इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे लिख सकता हूँ LHS साइड में क्या मेरे पास फॉर्मूला ½ mv²। तो पहले उसका मैं यूनिट लिखूंगा। यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है। ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल है मास है, v क्या है, तो क्या वेलोसिटी है। ओके, स्मॉल है मास के, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल h हाइट। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल m का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, kg। मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है MKS में। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका होल स्क्वायर है। तो रिजल्टेंट जो यूनिट होगा वो kg/s² ही आया। तो मैं यहाँ पे LHS साइड के साथ डायमेंशन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ mLT। ओके, तो यहाँ पे देखो मास है वो कितनी टाइप रिपीट हो रहा है, ओनली 1। ये स्मॉल m क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। मीटर किसको रिप्रेजेंट कर, किसका मेजरमेंट है, तो लेंथ का। और लेंथ कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। टाइम भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन डिनोमीटर में, डिनोमीटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2। तो हमें LHS साइड का डायमेंशन मिल गया। ऐसे ही हम RHS साइड का डायमेंशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, निकाल सकते हैं। तो क्या RHS इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mgh। ओके, इसका यूनिट लिखे तो मास का यूनिट होगा kg,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम है, तो टाइम का सेकंड मतलब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हाइट का मीटर, तो इक्वेशन हमारा यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन लिखते हैं इसके ऊपर से m1 l2 t-2। ओके, ये अपना RHS साइड का डायमेंशन हुआ। तो आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के ऊपर से क्लियरली बोल सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब में ये जो आपका इक्वेशन है, ओके, ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका डायमेंशनली क्या है? वैलिड है स्टूडेंट। ओके, तो ऐसे आप डिफरेंट इक्वेशन को प्रूव कर सकते हो डायमेंशनली वैलिड है या नॉट वैलिड है, या तो रॉन्ग है या तो राइट है, वो आप प्रूव कर सकते हो दिस एनालिसिस से। ओके, तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल चलो कोई भी जो आपको फेमस इक्वेशन लगे फिजिक्स के अंदर, वो था E इक्वल्स टू mc²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि आइंस्टाइन का जो एनर्जी का मास एनर्जी का जो रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू mc², हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है वो हमें चेक करना है। ओके, मतलब सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट चलो यहाँ पे चेक करते हैं। पहले तो LHS साइड में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो कि एनर्जी है। ओके, एनर्जी का यूनिट क्या होगा? तो कि कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। सिंपल, यहाँ पे भी क्या था? हाफ mv² एक क्या एनर्जी था, तो उस एनर्जी का यूनिट क्या निकला हमारे पास? kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ओके, इसके ऊपर से डायमेंशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्या आएगा डायमेंशन? m1 l2 t-2, ये डायमेंशन के फॉर्म में। ओके, सिमिलर RHS साइड का जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की ट्राई करें, तो पहले RHS साइड पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास एंड स्पीड। स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे मास, c है वो स्पीड ऑफ लाइट और उसका स्क्वायर है। अभी इसके ऊपर से यूनिट लिखे तो मास का यूनिट होता है kg, ये c है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ओके, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले के ऊपर स्पीड लिख सकते हो, स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप लोग? s इक्वल्स टू d/t। d का मतलब मेजरमेंट किस में? डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर में, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में, लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे इसके ऊपर से डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा आपका m1 l2 t-2, ये RHS साइड पे। तो क्लियरली आप बोल सकते हो इक्वेशन 1 एंड 2 के ऊपर से। ओके, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन हुआ। कौन सी एप्लीकेशन थी? तो के टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनली करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, राइट है या रॉन्ग है, वो आप सेकंड एप्लीकेशन का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, लेकिन यूज़ क्या करना है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करना है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? तो कि जो LHS साइड के डायमेंशन हो गए वही किस साइड में होने चाहिए? RHS साइड में, तभी वो इक्वेशन क्या होगा हमारा? डायमेंशनली वैलिड होगा। ओके स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लो। ओके, ये आपको 2 मार्क्स के अंदर कोई भी इक्वेशन दिया होगा और बोला गया होगा कि कोई इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है या नॉट वैलिड है, या तो डायमेंशनली करेक्ट है या तो रॉन्ग है, वो आपको प्रूव करना होता है। ऐसे कुछ ना इक्वेशन दिए होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, 2 पॉइंट समथिंग जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप करना। ओके, जहाँ पे आपको ये सब मिलेंगे। सिंपल रूल्स फॉलो करने, पहले LHS साइड का फिजिकल क्वांटिटी लेना, उसका यूनिट क्या है, यूनिट के ऊपर से डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। सिमिलरली RHS साइड पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखना है, यूनिट लिख के बाद उसका डायमेंशन निकालना है, फिर देखना है कि दोनों यूनिट, दोनों डायमेंशन है LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, सेम है या नहीं है, वो चेक करना है। नहीं होंगे तो वो क्या होगा? डायमेंशनली नॉट वैलिड। ओके, डायमेंशनली रॉन्ग होंगे, और इक्वल होंगे तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, जो ये रूल के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से पहले नोट कर लो, इसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, पहले नोट कर लो।
ओके स्टूडेंट, सेकंड एप्लीकेशन के बाद थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है, तो कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये अपनी एप्लीकेशन नंबर 3 है। ओके, थर्ड नंबर की एप्लीकेशन है। ये भी बेस्ड है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ही ये भी डिपेंडेंट है। और हमें मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है हमारे पास। ओके, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, उसके ऊपर से आपको क्या करना है, दूसरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने होंगे अभी। तो देखो यहाँ पे इफ़ फिजिकल क्वांटिटी Q डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक Q1, Q2 एंड Q3, तो हमें एक्सप्रेशन बनाना हो, कैसे बनाए, रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाए। आपको बोला गया होगा कि Q डिपेंड्स ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको लिखने का कैसे, तो कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, Q2 एंड Q3, ऐसे लिखोगे। फिर जो प्रोपोर्शनलिटी है वो प्रोपोर्शनलिटी निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हमने लिया, क्या लिया, K, Q1, Q2 एंड Q3। और जो यहाँ पे क्वांटिटीज़ है उसके हमें पावर्स नहीं पता है कि क्वांटिटी के अंदर जो डायमेंशन आ रहा हो कितनी बार रिपीट हो रहे पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, रैंडम पावर ले लेंगे ABC। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, तो कि LHS साइड का जो क्वांटिटी है वो RHS साइड के क्वांटिटी के डायमेंशन के साथ कैसे होंगे, सेम होंगे, ये शो कर रहे हैं। और उसके ऊपर से हमें रिलेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है, ऐसे हमें रिलेशन बनाते जाना है। ओके स्टूडेंट, और K इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डिफरेंट इक्वेशन के अंदर डिफरेंट होगी। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, लेकिन उससे थोड़ा मैं यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल भी आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल भी हम स्टडी करेंगे अभी। तो देखो कि द फोर्स ऑफ F एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन अ मास ऑफ द बॉडी m, वेलोसिटी v एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई बॉडी है जो r रेडियस के पाथ के ऊपर क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रही है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v। ओके, फिर इसका जो भी बॉडी है उसका मास स्मॉल है। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे ये जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स टूवर्ड सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स F है वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेड है, तो वो डिपेंडेड है जो बॉडी के मास के ऊपर, फिर बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर, और जिस ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट या तो सर्कुलर पाथ के रेडियस के ऊपर डिपेंडेड है। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाथ ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसके ऊपर वो रिवॉल्व कर रहा है। ओके, ये पहला मेथड हो गया। अभी क्या करना है, तो कि फिजिक्स के अंदर एक फैशन चलता है कि जो भी प्रोपोर्शनलिटी होता है वो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन बनेगा F इक्वल्स टू K mv/r। अभी हम ये जो मास है, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है पता नहीं, उसके अंदर जो डायमेंशन हो कितनी बार आ रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम के, वो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रैंडम पावर ले लेंगे A, B और C तीनों के। ओके, थोड़ा उसको अच्छे से लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं mv/r, उसके रैंडम पावर लिए A, B, C। ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी क्या करना है, तो कि हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करना है। तो कि LHS साइड का डायमेंशन इक्वल टू RHS साइड का डायमेंशन, इक्वालिटी वाला जो भी रूल्स है वो अप्लाई करना है। तो चलो पहले फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं याद रहता हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं याद रहता है, तो सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, फादर इक्वल्स टू मदर। फोर्स का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, फादर इक्वल्स टू मदर। अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें याद नहीं रखना है, उसका हमें न्यूमेरिकल फार्मूला याद रखना है। ऐसा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बोला था। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका न्यूमेरिकल फार्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला पता है, उसके ऊपर से यूनिट निकालना है, यूनिट के ऊपर से डायमेंशन निकालने होते हैं। तो देखो फार्मूला है, उसके ऊपर से हम यूनिट निकाले तो मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब इसके ऊपर से डायमेंशन निकाले फोर्स का, तो ये आएगा m1 L1 T-2। ओके, ये डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ m1 L1 T-1, ये आपका LHS साइड का डायमेंशन हुआ। ओके, ऐसे ही मैं RHS साइड के डायमेंशन को पुट कर सकता हूँ। ये क्या है, मास है,
तो मास है तो m1 L0 T0 और पूरे का पावर कितना है a है। फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अंदर क्या आता है m0 L1 T-1। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होता है और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड यूनिट होगा। तो उसके ऊपर से डायमेंशन लिखे तो क्या होगा, मास उसमें 0 है, लेंथ 1 टाइम आ रहा है और टाइम डिनोमीटर में है और 1 टाइम इसलिए -1 लिखा। फिर रेडियस, रेडियस क्या है तो लेंथ को शो कर रहा है, तो लेंथ का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मीटर में, और मीटर क्या शो कर रहा है, लेंथ का ही मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पे L1 T0, अभी यहाँ की पावर B और ये पावर C। ओके, अभी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, तो सेम डायमेंशन वाले जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसको एक साथ लिख लेते हैं ये RHS साइड में, क्योंकि यहाँ पे भी MLT, यहाँ पे भी MLT, यहाँ पे भी MLT, तो 3 टाइम MLT कन्फ्यूजन। तो क्या करें, मास वाला टर्म एक साथ और लेंथ वाला टर्म एक साथ, टाइम वाला टर्म एक साथ लिख ले। ओके, थोड़ा इक्वेशन को छोटा बना लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं m1 L1 T-1, ये अपना LHS साइड हुआ, इक्वल्स टू K। अभी ये M L और ये T। ओके, क्लियर। अभी देखो M, देखो यहाँ पे M है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, मतलब में ओनली 1 टाइम आ रहा है। ओके, लेंथ देखो, लेंथ यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो लेंथ का देखो बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B + C। ओके, ये A वाले टर्म में तो है ही नहीं। अभी टाइम कहाँ पे है, देखो 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -B। ओके, क्लियर। अभी क्या करना है तो कि LHS साइड के जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है और LHS और RHS की जो भी डायमेंशन है उसको कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले कंपेयर करूँगा मास के डायमेंशन को। तो मास देखो, RHS साइड का मास LHS साइड में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। फिर B + C, मतलब लेंथ का जो पावर है यहाँ पे कितनी टाइम है, 1 टाइम। ओके, फिर यहाँ पे टाइम का पावर जो -B है वो LHS साइड पे कितनी बार आ रहा है, -1 के टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B = +1। अभी B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। ओके, सॉरी यहाँ पे अपना -2 था ना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m1 L1 T-2 डायमेंशन फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आएगा B + C में 2। ओके, तो वैल्यू पुट कर दे, किसकी वैल्यू, B की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + C = 2, मतलब C = 1। ओके, क्लियर। अभी भी गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी क्या आई, सॉरी ये तो टाइम का है ना, फिर से एक बार लिख लेते, चलो गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर देखो, पहले क्या करें, मास के जो डायमेंशन है, मास जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका हमें डायमेंशन चेक करना है। तो यहाँ पे ये इस साइड में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। फिर B + C, ये किसका पावर है, लेंथ का, तो लेंथ इस LHS साइड पे कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। फिर ये -B जो टाइम का पावर है इस साइड पे कितनी बार है, -2 टाइम, मतलब B = 2 आया। 2 की वैल्यू यहाँ पे, B की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 2 + C = 1, तो C = कितना आएगा, 1 - 2, मतलब C = -1। तो ये C की वैल्यू आई, ये B की वैल्यू आई और ये A की वैल्यू आई, मतलब जो पावर है A, B और C हमें मिल गया। अभी ये वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर। ये जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर पावर की वैल्यू पुट कर दो। तो चलो इक्वेशन क्या बनेगा, जो फोर्स F = K mv/r, m का पावर क्या है, A है, और वो क्या है आपका 1 आया। v है जिसका पावर क्या है, B है, B कितना है तो कि 2, और C जो पावर है R का वो कितना आया तो कि -1। ओके, -1 मतलब वो क्या होता है, डिनोमीटर में होता है, और K = हमें क्या बोला है, 1 लेने बोला, तो K = 1 ले ले, तो mv²/r, क्योंकि -1 मतलब क्या होता है, डिनोमीटर में होगा, तो ये आपका फॉर्मूला बना। मतलब में फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी थी, उसका मास, वेलोसिटी और रेडियस दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ कौन सा रिलेशन आएगा वो हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाया। तो ऐसे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके कोई फिजिकल क्वांटिटी के अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन क्या होता है वो हम चेक कर सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं, वेरियस इक्वेशन बना सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, क्लियर है, देख लो। और नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सेम जो टेक्स्ट बुक में दिया है 2.17 लास्ट का है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन के थ्रू दिखा देते हैं। तो पहले नोट कर लो ये थर्ड एप्लीकेशन, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। ओके चलो थर्ड एप्लीकेशन का सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है। तो एग्जांपल में कुछ ऐसा बोला हमें कि कोई एक पेंडुलम है, या तो सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग के साथ एक बोब लगाया होता है, मतलब एक मेटेलिक स्पीयर होता है, स्मॉल स्पीयर। अभी इसको हम क्या करते हैं, एक एंगल पे लेके जाते हैं, फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं, मतलब वो ऑसिलेट करते हैं। तो वो ऑसिलेशन वाला एक्सपेरिमेंट होता है, जो हमारे 11th में भी आएगा। तो उस ऑसिलेशंस के ऊपर से हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड टी है ना, ये सिंपल पेंडुलम का, वो किस किस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर, जो सिंपल पेंडुलम है उसके लेंथ के ऊपर, फिर मास ऑफ बॉब के ऊपर, और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है वो। मतलब मैं अर्थ के ऊपर हम टाइम पीरियड मेजर करें सिंपल पेंडुलम का, तो वो कुछ अलग मिलेगा, मून के ऊपर कुछ अलग मिला, क्योंकि ये जी पे ऊपर डिपेंडेंट ऐसा बोला है हमें। तो मतलब में हमें क्या बोला है कि टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डिपेंडेंट ऑन मास, टाइम पीरियड टी ऑफ डिपेंडेंट ऑफ लेंथ, और टाइम पीरियड टी ऑफ डिपेंडेंट ऑफ जी। जी मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास ऑफ बॉब, ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा लंबा लेंथ लेंगे, लेंथ जितना लॉन्ग होगा उतना टाइम पीरियड में चेंजेस आएगा। तो ये हमें रिलेशन बोला है। तो उसको हम क्या ना ऐसे लिख सकते हैं, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एल और जी। ओके, अभी फिजिक्स का जो रूल है, फिजिक्स का जो फैशन है कि प्रोपोर्शनलिटी निकाल के क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दें। तो यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे, टी इक्वल्स टू कांस्टेंट हम नॉर्मली के से डिनोट कर रहे हैं, तो के, फिर एम एल और जी, फिर रैंडम पावर लेना है। पावर क्यों लेना है, तो हमें पता नहीं कि इसमें डायमेंशन कितनी बार आ रहा है, मास, लेंथ और टाइम के, इसलिए रैंडम पावर ले लिया। ओके, अभी टी है वो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, सेकंड। सेकंड के ऊपर से उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं m0 L0 T1। ओके, और जो डायमेंशन लिखने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, और जितनी बार वो डायमेंशन या तो फिजिकल क्वांटिटी में जो डायमेंशन रिपीट हो रहा है उसके पावर के थ्रू हमें वहाँ पे दिखाना है। ओके, इक्वल्स टू के, ये क्या है, तो मास है, मास मतलब m1 L0 T0, पावर क्या आएगा a। ओके, फिर लेंथ है, मतलब लेंथ के लिए m0 L1 T0, पावर क्या लिया हमने b, और लास्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब m0 L1 T-2, और पावर आएगा c। ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि सेम डायमेंशन वाले को एक साथ, ओके, तो मास मास वाले को एक साथ, लेंथ लेंथ को एक साथ, टाइम टाइम को एक साथ लिखेंगे। तो पहले तो LHS साइड पे है अपने पास m0 L0 T1 इक्वल्स टू के, फिर m L एंड T। अभी देखो कि मास यहाँ पे देखो, मास यहाँ पे भी है, इसमें सभी भी नहीं है, मतलब में ओनली 1 पावर a। फिर लेंथ देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो बेस सेम, तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। लेंथ क्या होगा, तो b प्लस सी, और टाइम में देखो, टाइम ये 0 0 सिर्फ ओनली लास्ट में है, तो -2c। ओके, क्लियर इतना। अभी क्या करना है, तो कि LHS साइड के पावर और RHS साइड के पावर, डायमेंशन के जो पावर है उसको क्या करने हैं, हमें कंपेयर करने। ओके, कंपेयर क्यों करना है, तो कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि दोनों साइड के जो डायमेंशन है उसके जो पावर है वो इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अभी पावर इक्वल नहीं होगा तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, तो इक्वालिटी वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या होगा, 0, फिर b प्लस सी, किसका ये पावर है, लेंथ का, तो यहाँ पे लेंथ तो क्या है, 0 है। ओके, इसकी पावर 0, फिर 2 माइनस सी, पावर किसका है, तो क्या टाइम का, तो टाइम यहाँ पे 1 टाइम है, मतलब c इक्वल्स टू क्या आएगा, -1/2। सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b -1/2 इक्वल्स टू 0, मतलब b इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ये b, ये c और ये a।
तीनों की जो वैल्यू है हमें मिल गई पावर की, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा T इक्वल्स टू के एम एल जी। एम की पावर कितनी है स्टूडेंट? एम एल जी। एम की पावर ए मतलब 0, एल की पावर कितनी आई जो बी थी वो 1/2 और जी की पावर -1/2। तो इसको लिखा कैसे जाएगा स्टूडेंट? तो हम इसको लिख सकते हैं T इक्वल्स टू के, ओके, ये एल की पावर 1/2, एम की पावर 0 मतलब वो तो आएगा ही नहीं इक्वेशन में। फिर जी की पावर कितनी है? -1/2, इसलिए -1/2 कहा जाएगा डिनोमीटर में, और 1/2 क्या होता है? रूट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू के रूट एल बाई रूट जी। ओके, इसको कंबाइनली लिखे तो लिख सकते हैं T इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, और के की वैल्यू हमें दी जाएगी बाद में जो होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, टाइम पीरियड का जो रिलेशन आएगा लेंथ के साथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये हुआ हमारा थर्ड एप्लीकेशन जिससे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड है लेकिन इम्पोर्टेंट मेथड है, आपको काफ़ी इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम उसकी लिमिटेशन भी देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। ओके स्टूडेंट, नोट कर लो पहले। ओके, एप्लीकेशन के बाद उसकी कुछ लिमिटेशन भी है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो लिमिटेशन क्या है? तो स्टूडेंट जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो, ओके, या तो ऐसा कोई वैल्यू हो जो कांस्टेंट हो, लाइक 1 2 3 पाई, फिर इरेशनल नंबर ई नंबर आएगा, ई जो आएगा, तो वैसे जो कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशनल लेस होते हैं उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमें क्या नहीं देगा? तो क्या कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लाइक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, ओनली जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में ही इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब में ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। ओके, सेकंड लिमिटेशन क्या है? तो इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। मतलब में हम जो डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं वो एमएलटी के टर्म में ही कर रहे हैं। अभी वो टेम्परेचर या तो फिर करंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि केल्विन को लिखना हो या तो एम्पियर को लिखना हो, जो एम्पियर मतलब करंट की जो यूनिट है, तो वैसे 3 से ज़्यादा कोई हमें फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो वो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये एक लिमिटेशन हुई। फिर कोई हमारा रिलेशन है, जो रिलेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो वो फंक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा और उसके बारे में हम कोई डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी थर्ड ड्रॉबैक हुई। फिर लास्ट जो है, इट कैन ओनली चेक ऑन वेदर द फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। मतलब में इसका मीनिंग क्या है? तो कि ये हमें बता तो देगा ये डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन ये इक्वेशन एक्चुअल में राइट है या रॉन्ग है हमें नहीं बताएगा। स्टूडेंट कैसे? तो देखो, मान लो कि आपके पास ये इक्वेशन है d इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at²। ये आपका करेक्ट डायमेंशन, ये करेक्ट इक्वेशन है। इसको आप चेक भी करोगे ये डायमेंशनली वेरिड है कि नहीं है। ओके, तो वो आप चेक कर लेना जो होमवर्क में। लेकिन देखो कि ये करेक्ट फार्मूला ये है हमारा काइनेमेटिक्स के जो फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले के यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन थे उसमें एक ये इक्वेशन आता है। लेकिन d इक्वल्स टू v0t प्लस 1/3 at² करूँ तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। दोनों हमें करेक्ट दिखाएगा जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तब। लेकिन ये तो फॉर्मूला राइट है और ये फॉर्मूला तो रॉन्ग है, ऐसे देखा जाए तो। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है वही हमें बताएगा, एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है वो हमें नहीं बता पाता है। ओके, मतलब में कांस्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए वो क्या है, हमें उसका लिमिटेशन है। अभी स्टूडेंट कोई इक्वेशन
मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है वो भी नहीं बता पाएगा। वेक्टर स्केलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ओनली डायमेंशनल एनालिसिस में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन का ही स्टडी होता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्शन है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखूँ y = a sin ω t, तो ये इक्वेशन में साइन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ए एम्पलीट्यूड है, y अपना एक डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डायमेंशनली हमें निकालना हो, उसका डायमेंशनली चेक करना हो, डायमेंशनल एनालिसिस करना हो, तो उसमें ये साइन का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ओनली फिजिकल क्वांटिटी का ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, लास्ट जो थियरी है अपनी यही है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, इसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट भी मिलेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, तो अच्छे से वीडियो को देखो और आगे रिवाइज करो। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, या तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।